अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कल पहले हमने जो डिस्कस करी थी चीज़ें वो हमने आर्क कैसे जनरेट होती है, ठीक है, और डिफरेंट टाइप के जो वेल्डिंग मशीन्स होती हैं, ठीक है, वेल्डिंग टेक्निक्स होती हैं, इलेक्ट्रोड के बारे में वो सब हमने अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। अब हम एक चीज़ आती है, एक टर्म आती है क्या, मेल्टिंग एफिशिएंसी। एफिशिएंसीज की बात कर रहे हैं। एफिशिएंसीज की बात हम वहाँ पे करेंगे जहाँ जहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे, एनर्जी को या तो सप्लाई कर रहे होंगे या फिर एनर्जी को कहीं से एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। जहाँ पे भी हम एनर्जी को सप्लाई कर रहे हो या फिर एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी वर्ड को लेके आ जाते हैं, क्योंकि उससे हमें क्या पता चलता है कि भाई हम कितना हम कर पा रहे हैं, कितना हम यूज़ कर पा रहे हैं, कितना हमें और करना चाहिए, क्या हम अपना बेस्ट यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं चीज़ों का या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वो चीज़ हमें समझ में आती है वहाँ से। तो देखो अब ये मुझे दो वर्क पीस हैं, इन दोनों वर्क पीस को मुझे क्या करना है, वेल्ड करना है, यहाँ से इधर वेल्ड करना है, ठीक है, ये ऐसे वेल्ड करना है, ठीक है। इसकी कुछ यहाँ पे इस वेल्ड की कुछ ये विड्थ है, इसकी कुछ थिकनेस है, ये इसकी थिकनेस है, और यहाँ से यहाँ तक कुछ ये लेंथ है, ठीक है, लेंथ है। इनको मुझे क्या करनी है, यहाँ पे वेल्डिंग करनी है, ठीक है, वेल्डिंग करनी है। अब देखो होगा क्या, माना मैं यहाँ पे हूँ, माना मैं यहाँ पे हूँ, ये मेरा क्या है, इलेक्ट्रोड है। अब इस इलेक्ट्रोड से क्या हो रहा होगा, यहाँ पे हीट का जनरेशन हो रहा होगा। हीट का जनरेशन किसके थ्रू हो रहा होगा, आर्क के थ्रू क्या हो रहा होगा, हीट का जनरेशन हो रहा होगा। अब ये आर्क के थ्रू हीट का जनरेशन जो हो रहा है वो यहाँ मेटल को सप्लाई हो रहा होगा। तो यहाँ पे हमारा जो पावर सोर्स है उस पावर सोर्स से कुछ एनर्जी जा रही है, कुछ पावर जा रही है, ठीक है। तो जो पावर सोर्स से जो एनर्जी जा रही है, ठीक है, पावर सोर्स से जो एनर्जी जा रही है उसको हम क्या बोलते हैं, हीट जनरेटेड। क्या बोलते हैं उसको, हीट जनरेटेड। और आपको पता है इलेक्ट्रिकल में जो हीट पावर होती है, पावर इज इक्वल टू वी टाइम्स आई, है कि नहीं, पावर इज इक्वल टू वी टाइम्स आई। ये वी क्या होता है, पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज बोलते हैं उसको, वी को क्या बोलते हैं, वोल्टेज, और आई क्या होता है, करंट, ठीक है। तो ये हीट है, हीट क्या है, हीट का रेट क्या हो जाएगा हमारे पास, एनर्जी का रेट क्या होता है, पावर होता है ना। तो हीट जनरेटेड क्या हो जाएगा, इसकी ये पावर है, पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट पर सेकंड होती है ना। तो यहाँ पे मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा, टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये v इंटू आई इंटू टी हो जाएगा, ये v इंटू आई इंटू टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा क्या, हीट जनरेटेड, ठीक है, कि हमारी इतना वोल्टेज है, इतनी करंट है, इतने टाइम तक हमने फ्लो कराया तो हमारी कितनी पावर जनरेट हुई, तो वी आई इंटू टी। देखो अब क्या होगा, ये मेरा जो इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड से हमने इस मटेरियल को कितनी हीट सप्लाई की, देखो कुछ तो जनरेट हुई, ठीक है। माना यहां पे ये मेरा इलेक्ट्रोड था, यहां से कुछ हीट जनरेट हुई, ठीक है, हीट जनरेट हुई, ये मेरा यहाँ पे मटेरियल था, इस मटेरियल को कितनी सप्लाई दी, माना यहाँ पे अगर 100 जूल जनरेट हुई तो मटेरियल को क्या हुआ, 90 जूल ही सप्लाई हुआ, ठीक है। बाकी क्या हो गया, यहाँ पे लॉसेस हो गए, एटमॉस्फेयर को क्या हो गए, ये लॉसेस हो गए, इसके इस मटेरियल को क्या हो गए, लॉसेस हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे केवल कितना, 90 जूल हीट इसको मिला हमारे मटेरियल को। तो जो ये लॉसेस होंगे, जो यहाँ पे ये 10 जूल के लॉसेस हो गए हैं, ये हमारे यहाँ पे लॉसेस हो गए, तो 100 में से क्या 90 मिला, तो यहाँ पे कितना 90% क्या है हमारी हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी, मतलब जितनी जनरेट हुई ट्रांसफर कितनी हुई 90%, ठीक है, इसका 90%, तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर हुई, ठीक है। उसके बाद है हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग। अब ट्रांसफर कितनी हुई और रिक्वायर्ड कितनी है मेल्टिंग के लिए, देखो मुझे ट्रांसफर मुझे रिक्वायर्ड थी, माना ये है ना कि हमें मेल्ट कराना है, क्या कराना है, मेल्ट कराना है। अब मटेरियल को मेल्ट करने के लिए, मटेरियल को मेल्ट करने के लिए डेफिनेटली थोड़ा डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसकी हीट चाहिए होगी ना। देखो जैसे कि पहले हमारा यहाँ पे कितना था, मटेरियल हमारा यहाँ पे था रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस। अब आपको इसे मेल्ट करना है, माना इसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर कितना, 1400 डिग्री सेल्सियस। तो आप क्या करोगे, पहले 25 डिग्री सेल्सियस से इसको 1400 डिग्री सेल्सियस तक ले जाओगे ना, है कि ले जाओगे। ये यहाँ पे क्या होगा, आप सेंसिबल हीट ऐड करोगे, इसमें सेंसिबल हीट ऐड करोगे, फिर 1400 डिग्री सेल्सियस पे ये काफी देर तक, कुछ टाइम तक, ये जब तक पूरा मेल्ट नहीं होता इसका फेज चेंज होगा ना। अब ये फेज चेंज होने के टाइम पे आप क्या दोगे, आप इसको लेटेंट हीट प्रोवाइड कराओगे, आप इसको क्या कराओगे, लेटेंट हीट प्रोवाइड कराओगे, और फिर माना आपको 1400 डिग्री सेल्सियस से इसको 1450 डिग्री सेल्सियस पे ले जाना था, तो यहाँ से फिर आपने इसको थोड़ा सा और हीट क्या करा, यहाँ पे फिर
ये और हीट आपको सेंसिबल यहाँ पे देनी पड़ेगी, ठीक है। तो हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग कितनी है? अब डेफिनेटली जितनी हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग होगी उससे ज़्यादा ही हम हीट सप्लाई करेंगे। क्यों? देखो अब जैसे ही ये 90 जूल आपने इसको सप्लाई किया, कुछ हीट तो क्या हो गई, मेटल से कंडक्शन के थ्रू बाहर निकल गई। देखो ये मेटल है ना, ये पूरे का पूरा मेटल है ना, आपने क्या किया, यहाँ पे हीट यहाँ पे सप्लाई करी, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ कि कुछ तो क्या हो गई हीट का, ये जो सप्लाई करी थी कुछ तो क्या हो गई, उसका लॉस हो गया, वो हीट ट्रांसफर हो गया वहाँ पे कंडक्शन के थ्रू, रेडिएशन के थ्रू, कन्वेक्शन के थ्रू क्या हो गया, हीट का क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। तो चाहिए था हमें कितना यहाँ पे, चाहिए था हमें कितना यहाँ पे 80, ठीक है। तो आपको 80 के आपको पता होना चाहिए कि यार 80 है तो यहाँ पे मुझे कितना 80 से ज़्यादा ही देना पड़ेगा, 80 से मुझे ज़्यादा ही देना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो क्या होने वाले हैं हमारे यहाँ पे, लॉसेस होने वाले हैं, ठीक है। आपको पता ना मेटल से आप हीट दोगे तो वो हीट क्या हो जाएगी, तुरंत क्या हो जाएगी, कंडक्शन के थ्रू हीट वहाँ से एक हीट का ट्रांसफर हो जाएगा वहाँ से, ठीक है, हीट ट्रांसफर वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें जो होती है 3 टर्म्स हैं, एक है हीट एच मेल्टिंग, हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग, ठीक है, एक है हमारा हीट सप्लाइड जितना हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, एक है हमारा हीट जनरेटेड। सबसे बड़ा क्या, हीट जनरेटेड, फिर उससे बड़ा क्या, हीट सप्लाइड, फिर उससे बड़ा क्या, हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग। समझ में आई बात? बोलो यार, आ गई होगी ना, ठीक है। देखो तो अब हम देख रहे हैं कुछ एफिशिएंसीज के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे। पहली एफिशिएंसी का नाम है ईटा एच, ईटा एच यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये आर्क हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी है कि आर्क हमारा कितना हीट को ट्रांसफर करवा पा रही है, ये हमारी आर्क हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी, ठीक है। क्या है, आर्क हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी। तो ये आर्क हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, हीट सप्लाइड डिवाइडेड बाय हीट जनरेटेड, कितनी हमने जनरेट करी उसका कितना परसेंट हमारा सप्लाई हो पाया, इसको हम क्या बोलेंगे, आर्क हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी, ठीक है। अगला मेल्टिंग एफिशिएंसी। मेल्टिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या था कि कितना हमने सप्लाई किया उसका कितना परसेंट क्या हुआ, मेल्ट कराने में यूज हुआ। ये तो मतलब है ना कि हमने 100 जूल दिया, 100 जूल में से क्या 80 जूल ही क्या मेल्ट कराने में यूज हो, बाकी 20 जूल का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो इसका मतलब क्या है, मेल्टिंग एफिशिएंसी कितनी है हमारी, 80% है, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी हमारी, 80%। समझ में आई बात? तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको, फॉर्मूले में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि जो ये HM है, यहाँ पे HM जो आपको दिया रहता है, आपको नहीं पता होता, कुछ आपको नहीं पता होता कि आपने कितना मेटल मेल्ट करना है। आप क्या करते हो, किसी हर एक मेटल के लिए आप क्या करते हो, कैलकुलेशन करते हो। हर एक मेटल के लिए आप क्या करते हो, आपके पास डेटा पहले से रहता है कि भाई ये एल्यूमिनियम है, ये आयरन है, ये AU है, ये AG है, ठीक है। इसके लिए आपको डेटा ये पता रहता है कि इसके 1 mm क्यूब वॉल्यूम, इसके 1 mm क्यूब वॉल्यूम को मेल्ट कराने के लिए कितनी हीट चाहिए होगी, इसके भी 1 mm को, इसके भी 1 mm को, इसके भी 1 mm नहीं mm क्यूब को, ठीक है। तो 1 mm क्यूब को मेल्ट कराने के लिए कितनी हीट चाहिए होगी। समझ में आई बात? mm क्यूब मतलब पर यूनिट वॉल्यूम दिया रहता है। पर यूनिट वॉल्यूम के बेसिस पर अगर आपके पास डेटा हो तो आप क्या कर सकते हो, आप इजीली आपको एक mm क्यूब का पता है, पर यूनिट वॉल्यूम का आपको पता है, ठीक है। पर यूनिट वॉल्यूम का आपको पता है तो आपको कितना भी दे दे तो आप क्या कर दोगे, उतना गुना मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन कर दोगे ना बहुत इजीली। तो ये हमें पर यूनिट वॉल्यूम में दिए रहते हैं डेटा, ठीक है, डेटा हमारे पास रहता है। तो जो यहाँ पे हीट रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग है, ये HM जो है ये किस में है, ये जूल पर mm क्यूब में होती है, ठीक है। 1 mm क्यूब को मेल्ट कराने के लिए कितना जूल चाहिए। अब हमें पता है यहाँ पे देखो, इसको भी जो ये कौन सी है, ये है हीट सप्लाइड। यहाँ पे जो ये नीचे क्या है, ये पूरी की टर्म क्या है, हीट सप्लाइड। अब हमने हीट सप्लाइड कैसे लिखा वो ध्यान देने वाली बात है। तो वो यहाँ पे 1 मिनट रुको, ध्यान से देखना है उस चीज को। हीट सप्लाइड हमने कैसे लिख दिया, इस चीज को बड़े ध्यान से देखना। देखो हमने लिखा, हमें पता है हीट सप्लाइड इज इक्वल टू ईटा एच टाइम्स हीट जनरेटेड हो जाएगा। देखो ईटा एच क्या था, हीट सप्लाइड बाय हीट जनरेटेड, तो एच एस क्या हो जाएगा, ईटा एच इंटू हीट जनरेटेड, ठीक है। अच्छा हीट जनरेटेड को मैं क्या लिख सकता हूँ, V इंटू
आई इंटू टी लिख सकता हूँ ना, अरे बोलो है कि नहीं, V इंटू आई इंटू टी लिख सकता हूँ मैं इसको, ये हीट जनरेटर भी फॉर्मूला यहाँ पे देखा था। अच्छा इसको मैं ये लिख सकता हूँ पर यूनिट वॉल्यूम के केस में ईटा एच इज इक्वल ईटा एच इंटू वी इंटू आई इंटू टी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम लिखना है ना, वॉल्यूम लिखना है। तो वॉल्यूम अगर मुझे लिखना है, रुको, ये वॉल्यूम अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, एरिया इंटू लेंथ लिखूंगा ना। वॉल्यूम देखो ये वाला था मुझे जो एरिया मेल्ट करना है, ये वाला, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू ये लेंथ लिखूंगा मैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका ए है हमारा, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, बोलो यार, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ लिखूंगा, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ लिख दिया मैंने। अब फिर मैंने क्या किया, ईटा एच टाइम्स वी इंटू आई को मैंने ऐसे ही रहने दिया और ये टी को मैं नीचे ले आया, तो एरिया इंटू लेंथ अपॉन टाइम हो जाएगा, और ये लेंथ अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, हमारा वेलोसिटी हो जाएगा। तो ये v इंटू आई एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू ईटा। अब मैंने v क्यों लिखा, क्योंकि ये v जो है ना ये हमें पता रहता है, ये v क्या है, ये है लीनियर वेल्डिंग स्पीड, पता है ना ये, तो ये v क्या है, लीनियर वेल्डिंग स्पीड, ये v लीनियर वेल्डिंग स्पीड, हमें पता है कि हम किस स्पीड से वेल्डिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखो पर यूनिट वॉल्यूम में आ गया, तो ईटा एच भी लिख लिया, v भी लिख दिया, जो v क्या है वोल्टेज, i क्या है करंट, एरिया, लेंथ अपॉन टाइम क्या वेलोसिटी इनटू हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर उसने क्या कर दिया, वो एक और ट्रिक खेल सकता है कि अगर वो जूल पर mm में दे दे क्वेश्चन में, वैसे आपके पास आएगा नहीं है क्वेश्चन पर फिर भी जूल पर mm में दे दे वो, तो ऊपर वाला जूल पर mm में है तो नीचे का भी जूल पर mm में होना चाहिए। तो यहाँ से आप क्या करो, एरिया को गायब कर दो, यहाँ से आप क्या कर दो, एरिया को गायब कर दो, तो ये भी जूल पर mm में और यहाँ पे mm स्क्वायर गया, तो ये भी जूल पर mm में, समझ में आई बात। तो ये यहाँ से जूल पर mm में लिखते हैं इसको, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारा क्या, मेल्टिंग एफिशिएंसी, ठीक है, मेल्टिंग एफिशिएंसी। ये फॉर्मूला क्या रखना है, आपको याद रखना है, फॉर्मूला भी याद रखना है, और जो मैंने कंसेप्ट बताया कि ये किस तरीके से आया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो अगर याद रहा तो फॉर्मूला क्या कर दोगे, बना ही दोगे, ठीक है। अगर वो याद नहीं रहता है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, ठीक है। अभी आगे आते हैं, आगे हम किस पे आ रहे हैं, हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, अब हम वेरियस आर्क वेल्डिंग टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं। हम क्या पढ़ने वाले, वेरियस आर्क वेल्डिंग टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हमने आर्क वेल्डिंग के बारे में काफ़ी जान लिया है, तो अब वो वक्त आ गया है जब आपको वो जानी हुई चीज़ों को क्या करना है, थोड़ा सा उनका एप्लीकेशन देखने का वक्त अब आ चुका है। तो डिफरेंट आर्क वेल्डिंग टेक्निक्स में या प्रोसेसेस में पहली जो वेल्डिंग है बहुत फेमस, बहुत ही ज़्यादा फेमस, क्या, टिग वेल्डिंग, TIG, टिग वेल्डिंग, ठीक है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग, या उसको क्या बोलते हैं, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, क्या बोलते हैं इसको, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, ठीक है। अब इसका जो सेटअप होता है, पहली बात तो ये होता है, टंगस्टन जो ये है, टंगस्टन का जो इलेक्ट्रोड है, W से दिखाते हैं, ये इलेक्ट्रोड होता है क्या, नॉन कंज्यूमेबल, मतलब ये इलेक्ट्रोड क्या नहीं होता, ये कंज्यूम नहीं होता। यहाँ पे फिलर क्या करते हो आप, एक्स्ट्रा बाहर से यूज करते हो, ये फिलर आप यूज करते हो यहाँ पे, ठीक है, फिलर आप बाहर से यूज करते हो। ये क्या है, ये नोजल है, नोजल का मुंह है, ये उसका क्रॉस सेक्शन काट के दिखाते हैं, ठीक है। देखो ये हमारा पावर सिस्टम, पावर सोर्स, ये हमारा क्या है, पावर का सोर्स है ये, ठीक है। ये हमारा क्या है, यहाँ पे वर्क पीस बना रखा है। ये जो ब्लैक कलर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है हमारा इलेक्ट्रोड, ये क्या है हमारा इलेक्ट्रोड, और जो ये ऐसे वायर यहाँ पे दिखा रखी है, ऐसे गोल गोल घूमते हुए स्प्रिंग जो दिखा रखी है, ये है हमारी क्या, कूलिंग वाटर। ये सब पूरा सेटअप जो होता है ना, ये पूरा का पूरा जो सेटअप होता है, ये एक नोजल के अंदर बंद रहता है पूरा का पूरा सेटअप। हमने यहाँ पे क्रॉस सेक्शन काट के दिखा रहा हूँ, ये पूरा का पूरा एक नोजल, एक गन टाइप होती है, उस गन के अंदर होता है पूरा का पूरा, समझ में आई बात। ये क्या है, इसकी टिप है, फिर वही जैसे हम इसको यहाँ पे टच कराएंगे, फिर उसे उठा देंगे, तो यहाँ पे क्या एक आर्क जनरेट हो जाएगी, वर्क पीस को मेल्ट कराएंगे, ठीक है। ये हमारा क्या रहेगा, एक फिलर मटेरियल क्या करते रहेंगे हम, यहाँ पे एक फिलर यूज करेंगे, ये फिलर यहाँ पे यूज करेंगे, और जो ये यहाँ पे सोर्स बना रखा है, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, टंगस्टन इनर्ट गैस, ये नाम यहाँ पे इनर्ट गैस करके एक नाम आया ना, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हीलियम या फिर ऑर्गन वगैरह जो इनर्ट गैसेज हैं वो क्या कराएंगे, यहाँ पे सप्लाई कराएंगे,
उनको सप्लाई करने का फायदा क्या है कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, फिर एक गैसियस पूल बन जाएगा, और ये गैसियस पूल इस वेल्ड का क्या नहीं होने देगा, ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा। तो ये इसका सेटअप है। एसएससी जेई के मेंस के पेपर में जो मैंने दिया था वहाँ पे ये टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग के बारे में लिखने को आया था। इसको एक्सप्लेन करो, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करो। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ एक एक चीज़ यहाँ पे मैंने नहीं लिखी है, लेकिन एक एक चीज़ जो मेरे मुंह से निकल रही है, जिससे मैंने इस डायग्राम को एक्सप्लेन किया, तो आपको भी वहाँ पे क्या करना है, डायग्राम को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। फिर हम टंगस्टन का इलेक्ट्रोड कैसा होता है, नॉन कंज्यूमेबल होता है। टंगस्टन का इलेक्ट्रोड क्यों यूज़ करते हैं उसका कारण यहाँ पे लिखा हुआ है कि टंगस्टन की जो इलेक्ट्रॉन एमिशन कैपेसिटी होती है ना, वो क्या होती है, वो बहुत हाई होती है। टंगस्टन की जो इलेक्ट्रॉन एमिटिंग कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा हाई वो होती है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करें, टंगस्टन का यूज़ करें, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये जो है टंगस्टन का इलेक्ट्रोड मैंने क्या बोल दिया, नॉन कंज्यूमेबल है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हीट इलेक्ट्रोड पे भी पैदा होती है और हीट वर्कपीस पे भी पैदा होती है। तो जो इलेक्ट्रोड पे हीट पैदा हो रही है, हम क्या कर रहे हैं, उस हीट को इस कूलिंग वाटर की हेल्प से, ठीक है, कूलेंट की हेल्प से हम उस हीट को बाहर निकालें, क्योंकि वो हीट क्या, हम इलेक्ट्रोड को कंज्यूम नहीं कराना चाहते हैं ना, इलेक्ट्रोड को हम कंज्यूम नहीं कराना चाहते हैं, तो उसको फालतू गर्मी दे के वो क्या, उसकी जैसे आपको पता है कि मेटल्स में क्या होता है, मेटल्स का अगर टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो उनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। मटेरियल साइंस में आपको मैंने बताया था जब हम मेटल्स पढ़ रहे थे, तो मेटल्स की कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एमिशन कैपेसिटी उसकी क्या हो जाएगी, फिर कम हो जाएगी अगर इसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा तो हम क्या करते हैं कि इसका टेम्परेचर कम रखने के लिए यहाँ पे कूलिंग वाटर लगाते हैं। अगर यहाँ पे कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड मुझे लगाना यूज़ करना होता तो डेफिनेटली फिर मैं यहाँ पे क्या नहीं यूज़ करता, ये कूलिंग नहीं कराता, क्योंकि कंज्यूम कराना है तो उसको मेल्ट करके नीचे गिराना है, ठीक है। आपको मैंने बता दिया कि हम यहाँ पे इनर्ट गैस का यूज़ कर रहे हैं, क्यों, वेल्ड पूल को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि हमारा जो ये वेल्ड पूल है वो क्या रहे, प्रोटेक्टेड रहे, उसका ऑक्सीडेशन ना हो, ठीक है। फिर मैं बता रहा हूँ कि इसका यूज़ क्या क्या है। मैंने आपको इसका सेटअप बता दिया, वर्किंग बता दी, ठीक है। यूज़ क्या क्या है, फॉर वेल्डिंग ऑफ मटेरियल्स अदर देन एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। ये बात ध्यान रखने की है कि एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के जैसे जो और मेटल्स हैं, ये मेटल्स या फिर इनके अलॉयज के अलावा अगर हम किसी भी और मेटल की अगर वेल्डिंग कर रहे हैं तो डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी में 2/3 हीट कहाँ जमा होगी, वर्कपीस पे, और 1/3 हीट कहाँ जनरेट होगी, हमारे इलेक्ट्रोड पे, ठीक है। 1/3 हीट इलेक्ट्रोड पे जनरेट होगी, 2/3 कहाँ होगी, वर्कपीस पे। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये चीज़ बहुत सही है, ठीक है। इलेक्ट्रोड पे हीट जनरेट हो रही है 2/3, वर्कपीस पे हीट जनरेट हो रही है 2/3। हम ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ऐसा हो, क्योंकि हमें क्या करना है भाई, वर्कपीस को मेल्ट करना है, उसकी वेल्डिंग करनी है, ठीक है। अब बात ये है कि एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के लिए हम इसका यूज़ क्यों नहीं करते, तो वो इसलिए नहीं करते एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम है, जैसे ही ये फ्रेश पीस एयर के कांटेक्ट में आते हैं, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं, तो ये एक परमानेंट और स्टेबल लेयर बना देते हैं, किसकी, ऑक्साइड लेयर बना देते हैं अपने सरफेस पे। और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड क्या होता है, सिरामिक, जो कि बहुत हार्ड और क्या होता है, ब्रिटल होता है। तो ये लगातार क्या करता जाता है, एल्यूमिनियम अपने सरफेस पे ऑक्साइड की लेयर बनाता चला जाता है, जिसकी वजह से वेल्डिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। कहाँ एल्यूमिनियम 600-700 डिग्री नहीं, हाँ 600 डिग्री के आसपास मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, और कहाँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड सीधा 2200-2300 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग टेम्परेचर। तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट करंट स्ट्रेट पोलैरिटी यूज़ नहीं करते, तो फिर हम क्या करें, क्या हम डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी यूज़ करें। डेफिनेटली हम रिवर्स पोलैरिटी को यूज़ कर लेते अगर ये क्या होता, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 2/3 हीट तो यहाँ जनरेट होती है, इसमें तो केवल 1/3 हीट होगी, अगर हम इसको रिवर्स कर देंगे तो यहाँ पे 1/3 होगी, ऊपर क्या हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। तो उसका रीज़न वो नहीं है, उसका रीज़न ये है कि जब ये हमारा सरफेस था, इस सरफेस से क्या होता है, अगर मैं रिवर्स पोलैरिटी यूज़ करूँ तो ये हमारा वर्कपीस का सरफेस नेगेटिव हो जाएगा, और जो ये इलेक्ट्रोड है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस वर्कपीस के सरफेस से इलेक्ट्रॉन भागेंगे ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर को भाग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या भाग रहे हैं, ऊपर को भाग रहे हैं।
अब जब ये इलेक्ट्रॉन सरफेस के ऊपर भागते हैं ना, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस सरफेस पे जो ऑक्साइड की लेयर होती है उस लेयर को ब्रेक करके भागते हैं। ऊपर से आने वाले इलेक्ट्रॉन इस पर टकरा के इस ऑक्साइड की लेयर को ब्रेक नहीं कर पाते, लेकिन यही इलेक्ट्रॉन, इस लेयर के इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, भागते हैं ऊपर अपनी लेयर, अपने एल्यूमिनियम यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ऊपर भागते हैं इस सरफेस की लेयर को ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या रिवर्स पोलैरिटी का यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत ईजी हो जाता है हमारा काम। ठीक है, सरफेस से इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं तो वहाँ पे ऑक्साइड की लेयर बनने का फिर क्या ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं मिल पाता, क्योंकि लगातार इलेक्ट्रॉन क्या निकल रहे हैं, सरफेस से बाहर निकल रहे हैं, तो वहाँ पे ऑक्साइड लेयर बनने का क्या नहीं मिल पाता, टाइम नहीं मिल पाता। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे मैंने लिखा है कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे तो क्या यूज़ करेंगे हम, फॉर एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम एलॉयज एसी सप्लाई कैन बी यूज। ठीक है, यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है कि एसी सप्लाई यूज करेंगे। अब एसी सप्लाई क्यों यूज कर रहे हैं भाई, हमें तो रिवर्स यूज करनी चाहिए, एसी सप्लाई क्यों यूज कर रहे हैं। अब देखो एसी सप्लाई में क्या होता है ना कि एसी सप्लाई में 50% हीट यहाँ एंड 50% हीट यहाँ जनरेट होती है, क्योंकि आधे साइकिल में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, आधे साइकिल में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो 50% हीट क्या होती है, दोनों जगह क्या होती है, 50% हीट दोनों जगह जनरेट होती है, तो हमारा नुकसान नहीं होता इसमें, क्योंकि अगर हम रिवर्स यूज कर देंगे तो यहाँ पे 2/3 हीट यहाँ जनरेट हो जाएगी। अब वो 2/3 हीट की यहाँ पे नीड नहीं है, क्योंकि इसको हमें कंज्यूम नहीं कराना है कि, तो हमारी वो 2/3 हीट को हम क्या करें, फिर कूलिंग की वजह से बाहर फेंकते रहेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो हम क्या करते हैं 50-50 अल्टरनेटिंग करंट हम यूज करते हैं, ताकि 50 यहाँ 50 यहाँ, तो हमारा क्या काम भी हो जाए और ज़्यादा नुकसान भी ना हो। तो इसलिए लिखा है कि फॉर एल्यूमिनियम मैग्नीशियम एलॉयज एसी सप्लाई कैन बी यूज्ड। ठीक है, यहाँ पे हम क्या रहते हैं, थोड़ा फिर फायदे में रहते हैं। तो ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसी को हम बोलते हैं जो इस तरीके से रिवर्स पोलैरिटी या फिर एसी सप्लाई का यूज करके आप इसके सरफेस को क्लीन कर रहे हो, सरफेस को तो क्लीन कर रहे हो ना ऑक्साइड लेयर को, तो इसको हम बोलते हैं कैथोडिक क्लीनिंग। कैथोडिक क्लीनिंग बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, कैथोडिक क्लीनिंग। इस मेथड को हम बोलते हैं कैथोडिक क्लीनिंग, इसका नाम ध्यान रखना। ठीक है, कैथोडिक क्लीनिंग बोलते हैं जब हमने क्या किया, हमारे सरफेस से क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर जा रहे हैं, सरफेस पे जो ऑक्साइड की लेयर उसको ब्रेक करके बाहर निकल रहे हैं, इसको हम बोलते हैं, क्या इसका नाम आता है कैथोडिक क्लीनिंग, को आप ध्यान रखना। ठीक है, अब इसका मैंने आपको बता दिया एप्लीकेशन इसका कहाँ कहाँ पे है। देखो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा है, 3410 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हाँ, इसके और ये बहुत अच्छी क्वालिटी की वेल्डिंग होती है, इससे क्या होती है, बहुत अच्छी क्वालिटी की इसकी क्या होती है, वेल्डिंग होती है। तो यहाँ पे हम इसका यूज करते हैं जॉइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम मैग्नीशियम और इसके एलॉयज इन एरोस्पेस ऑटोमोबाइल एंड केमिकल इंडस्ट्रीज। तो मैंने बता दिया ना कि यहाँ पे हम हाई मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, अब आप बोलोगे यार एल्यूमिनियम मैग्नीशियम का तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता ही नहीं है, लेकिन मैं हाई मेल्टिंग पॉइंट किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे इनके ऑक्साइड्स बन जाते हैं। तो ऑक्साइड्स की लेयर को ब्रेक करने के लिए फिर क्या चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा पावर चाहिए, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब हमें क्या, ये हमारा नॉन कंज्यूमेबल रहता है, तो ये इजीली क्या हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को पुश करता है वहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, बहुत इजीली हमारी क्या हो जाती है, वेल्डिंग हो जाती है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं कि एक इंपॉर्टेंट चीज और है, हम इसमें थोरियम ऑक्साइड मिला देते हैं। जब हम ये बना रहे होते हैं ना, जब हम ये कर रहे होते हैं अपने इलेक्ट्रोड का जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं, तो इस इलेक्ट्रोड की मैन्युफैक्चरिंग में हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा हम यहाँ पे थोरियम ऑक्साइड मिला देते हैं। थोरियम ऑक्साइड इज एडेड टू द इलेक्ट्रोड, THO2। थोरियम ऑक्साइड इज added to improve the electron emitting capacity of the, to improve the thorium oxide is added to improve the electron emitting capacity। ठीक है,
थोरियम ऑक्साइड क्या कर देते हैं, हम मिला देते हैं, और जो ये थोरियम ऑक्साइड होता है ये आर्क को भी क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। थोरियम ऑक्साइड हो गया, ये आपका सीरियम हो गया, ठीक है, सीरियम हो गया। तो ये सब चीजें जो होती हैं ये क्या करती हैं, हमारी आर्क को भी क्या करती है, स्टेबलाइज करती है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है कि ये भी आ सकता है, क्वेश्चन आया हुआ है अभी एक रिसेंटली एक पेपर में क्वेश्चन आया था कि हम क्या चीज ऐड करते हैं, हम क्या चीज ऐड, कौन विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल या मेटल इज एडेड, मटेरियल इज एडेड टू द टंगस्टन इलेक्ट्रोड टू इंप्रूव इट्स इलेक्ट्रॉन एमिटिंग कैपेसिटी। तो वहां पे क्या था, थोरियम था ऑप्शन में। ठीक है, तो थोरियम आपको ध्यान रखना है, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो ये आपके पेपर में भी पूछा जा सकता है। तो ये हो गया हमारा टंगस्टन इनर्ट गैस टिग वेल्डिंग, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री में भी पूछा जाता है और मेंस में भी पूछा जाता है। ठीक है, मेरे खुद के मेंस के पेपर में ये चीज आएगी। ठीक है, टिग वेल्डिंग के बारे में एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम अपनी अगली वेल्डिंग को डिस्कस करते हैं, मिग वेल्डिंग को हम डिस्कस करते हैं।